नमस्कार दोस्तों, मैं विकास अरोड़ा इंश्योरेंस गुरु यूट्यूब चैनल के बिहाफ पर आपका आज वार्म वेलकम करता हूं। हमारा आज का टॉपिक है फाइनेंशियल अंडरराइटिंग इन एलआईसी पार्ट 1। हम फाइनेंशियल अंडरराइटिंग के अंतर्गत इन टॉपिक्स की चर्चा आपके साथ करेंगे। आप प्लीज़ नोट कर लीजिए। यदि अभी तक आपने डायरी और पेन अपने हाथ में नहीं रखा है तो वीडियो पॉज करें और सबसे पहले डायरी और पेन लेकर आएं। फ्रेंड्स, टीआरएस से इसका मतलब होता है टोटल रेटेड अप सम एश्योर्ड। टीआरसी का मतलब होता है टोटल रिस्क कवरेज। इन दोनों शब्दावलियों को हम लगातार एलआईसी में यूज करते हैं, इसलिए मैंने टीआरएस और टीआरसी दोनों लिखे हैं। फॉर द पर्पज ऑफ फाइनेंशियल अंडरराइटिंग इसका प्रयोग होता है। जब भी फाइनेंशियल अंडरराइटिंग की बात होगी तो हमेशा टीआरएस से और टीआरसी शब्दों का प्रयोग होता रहेगा। इसके बारे में आज हम पूरी तरह से समझेंगे। ये एसयूसी से डिफरेंट है। एसयूसी में हमने सीखा था कि लास्ट 2 इयर्स की पॉलिसी को ही कैलकुलेशन करते समय हम कंसीडर करते हैं। फ्रेंड्स, टीआरएसए का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? टीआरएसए मतलब टोटल रेटेड अप सम एश्योर्ड। फर्स्ट पॉइंट, जब हम ये देखते हैं कि जो व्यक्ति पॉलिसी लेना चाह रहा है उसकी इनकम उतनी सफिशिएंट तो है जो उसने कवर की डिमांड एलआईसी से की है, फॉर द पर्पज ऑफ नोइंग कि इनकम सफिशिएंट है या नहीं जो वो कवर या इंश्योरेंस लेने जा रहे हैं। नंबर 2, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी जब लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जब पॉलिसी सेल करती है तो उसके बाद उनका अपना क्राइटेरिया होता है उन पॉलिसीज को फर्दर री इंश्योरेंस करने का। उस पॉइंट पे भी टीआरएसए की कैलकुलेशन काम आती है। नंबर 3, किस व्यक्ति को कितना मैक्सिमम इंश्योरेंस देना है उसके लिए भी टीआरएसए का जानना जरूरी होता है। फीमेल केसेस के अंदर नॉन स्टैंडर्ड स्प्रूफ के केस में हमने देखा कि उनकी मैक्सिमम रेस्ट्रिक्शन कितनी है। नंबर 4 एंड लास्ट पॉइंट, फॉर द पर्पज ऑफ टेकिंग इनकम प्रूफ फ्रॉम क्लाइंट कि हम किस व्यक्ति से कौन सा इनकम प्रूफ लेंगे। दोस्तों, इनकम प्रूफ भी बहुत तरीके के होते हैं जो आज हम इस वीडियो में आपको सिखाएंगे। तो वो भी हम कैसे लेंगे, कौन सा लेंगे, उसके लिए भी टीआरएसए की कैलकुलेशन देखना अनिवार्य होता है। तो ये 4 पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है कि टीआरएसए का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो फ्रेंड्स, आप नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं। हालांकि आपने देखा होगा दोस्तों कि टीआरएसए टीआरसी जैसे शब्दों का प्रयोग आपने कम सुना होगा, क्योंकि अगर आप देखें मोर देन 80% केसेस इसके बिना नॉलेज के बिना ही हो जाते हैं। क्योंकि ये जो टीआरसी और टीआरसी वर्ड है ये कहाँ काम आएगा दोस्तों आपको? जब आप बड़े केसेस करेंगे, एचएनआई वाले केस, एनआरआई वाले केस, तब इसकी आपको पूरी जानकारी होना अनिवार्य है। और जैसा कि हमने एक संकल्प लिया है आपको प्रोफेशनल बनाने का, आपको एलआईसी में आगे लेके जाने का, तो हम आपको पूरी अच्छी तरह से इस टॉपिक को कवर करेंगे। और मैं आशा करता हूं कि आप भी तहे दिल से इस टॉपिक को समझेंगे, क्योंकि दोस्तों यदि आपको एलआईसी में आगे बढ़ना है, बड़े बड़े केसेस करने हैं, एमडीआरटी बनना है, तो इस टॉपिक की जानकारी होना अति अनिवार्य है। फ्रेंड्स, टीआरएसए का प्रयोग हमने सीखा कहाँ पे होता है, लेकिन इसकी कैलकुलेशन हमें करनी आनी चाहिए। सबसे पहले हम ये देखेंगे कैलकुलेशन करते समय जो व्यक्ति पॉलिसी लेने हमारे पास आए हैं उनके पास विगत में पास में कितनी एलआईसी पॉलिसीज हैं। उन जितनी भी पॉलिसीज हैं लाइफ टाइम में जिन्होंने पॉलिसी ली है, इनफोर्स पॉलिसीज, उनका एक्चुअल रिस्क कवरेज देखा जाएगा। इसमें एसयूसी की भांति ये नहीं कहा जाएगा कि 2 साल की ही पॉलिसी, नहीं, लाइफ टाइम बचपन से लेकर आज तक जो पॉलिसी इनफोर्स है, जो पॉलिसी मैच्योर हो गई वो नहीं लेंगे, जो पॉलिसी लैप्स है वो नहीं। इनफोर्स पॉलिसी जितनी भी होंगी आज तक ली होंगी पूरे लाइफ टाइम में, उन सब का एक्चुअल रिस्क कवरेज देखा जाएगा। और जो वर्तमान में वो करंट प्रपोजल लेकर आए हैं उसका भी एक्चुअल रिस्क कवरेज कितना है उसकी भी गणना की जाएगी और वो इसके अंदर ऐड की जाएगी। उसके बाद हम उस व्यक्ति ने, उस लाइफ एश्योर्ड ने प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी से कितनी भी पॉलिसी ली हुई हो
उन सब का रिस्क कवरेज इसमें इंक्लूड किया जाएगा। लाइफ पर्पस ने यदि फैमिली मेंबर्स के लिए भी पॉलिसी ले रखी है, उन्हें बच्चों के लिए, स्पाउस के लिए, जिनका प्रीमियम वह स्वयं पे करते हैं, तो उनका भी जितनी भी पॉलिसीज़ हैं लाइफ टाइम वाली, कोई टाइम लिमिट नहीं है, जितनी भी पॉलिसीज लाइफ टाइम में उन्होंने अपने परिवार के लिए भी ली हुई हैं, जिसका प्रीमियम वो दे रहे हैं, उनका भी रिस्क कवरेज इसमें ऐड किया जाएगा। ये 4 चीज़ें टोटल जो होता है वो उसको बोलते हैं टीआरएस से। जब इन चारों को हम ऐड कर लेते हैं तो टीआरएस से की कैलकुलेशन आती है, और वो उनका यूज़ हम डिफरेंट जगह पे करते हैं, जैसे कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया। फ्रेंड्स, किस व्यक्ति को कितना मैक्सिमम इंश्योरेंस दिया जा सकता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और ये जानने के लिए किस व्यक्ति को कितना मैक्सिमम इंश्योरेंस दिया जा सकता है, तो उनकी खुद की वर्तमान इनकम क्राइटेरिया होता है, उनका एज क्या है वो क्राइटेरिया होता है। इन फैक्टर्स आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसको हम फिर अप्लाई करते हैं और फिर हम ये जानते हैं किस व्यक्ति को मैक्सिमम कितना इंश्योरेंस दिया जा सकता है। दोस्तों, ये है चार्ट ए। ऐसे व्यक्ति जिनकी आय 10 लाख से एनुअल इनकम 10 लाख से कम है, उस कंडीशन में इस चार्ट को रेफर करेंगे। जब किसी व्यक्ति की उम्र 30 साल होगी और इनकम 2 लाख होगी, तो दोस्तों कितना मैक्सिमम इंश्योरेंस दे सकते हैं, प्लीज चेक इट आउट, बताइए मुझे आप। एज 30 ईयर्स, वार्षिक आय 2 लाख। तो बहुत सिंपल है कि 2 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे, जो फर्स्ट ही हमारा वो है कॉलम 25 टाइम्स ऑफ एनुअल इनकम, तो उसका मतलब एनुअल इनकम कितनी है 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 25, तो 50 लाख ऐसे व्यक्ति को मैक्सिमम इंश्योरेंस दिया जा सकता है। और आप भी इसी तरह से कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं किस व्यक्ति को मैक्सिमम कितना इंश्योरेंस दिया जा सकता है यदि 10 लाख से एनुअल इनकम कम हो। इट इज चार्ट ए। इसी प्रकार से चार्ट भी है, लेकिन व्यक्ति जब आय 10 लाख या उससे ऊपर होगी, ये उसके अकॉर्डिंग है। अब आपने देखा पिछले चार्ट में अप टू एज 35 ईयर्स कितना लिखा हुआ था, 25 टाइम्स ऑफ एनुअल इनकम। इसमें कितना हो गया 30 टाइम्स। थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा बढ़ाकर एलआईसी ने इसमें चार्ट बी में दिया है, क्योंकि इनकी इनकम ज़्यादा है और इनको ज़्यादा इंश्योरेंस दिया जा सकता है। एक एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, कोई व्यक्ति 30 साल का है और 12 लाख की उसकी एनुअल इनकम है, तो कितना मैक्सिमम इंश्योरेंस आप दे सकते हैं उसको? व्यक्ति 30 साल, एनुअल इनकम 12 लाख। यस, उनको हम 3 करोड़ 60 लाख तक का मैक्सिमम इंश्योरेंस दे सकते हैं। देखा ना दोस्तों, बात आ गई करोड़ के अंदर। तो ये जो टॉपिक है ना टीआरएस से, ये बना ही बड़े बड़े केसेस के लिए है, ताकि आपके बैक एंड में कैलकुलेशन चले कि कितना मैक्सिमम इंश्योरेंस किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है, उनकी एज और एनुअल इनकम को ध्यान में रखते हुए। दोस्तों, मैं हमेशा बताता हूँ कि हमारा मन में एक संकल्प है कि हमें आगे जाना है, तो उसके लिए हमें एलआईसी के रूल्स एंड रेगुलेशन की नॉलेज होनी चाहिए। आप ये ना सोचिए कि इतने बड़े केस कब आएंगे, कैसे आएंगे। डोंट वरी अबाउट दैट। अगर आपको नॉलेज होगी तो आपको कस्टमर के समक्ष जब बैठे होंगे तो बात करने के अंदर एक वजन होगा, कॉन्फिडेंस होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताना चाहूँगा, हालांकि 2 ही पॉइंट लिए हैं दोस्तों आपके लिए, जो आप समझ सकते हैं और उपयोगी रहेंगे आपके लिए। फर्स्ट पॉइंट, अभी हम एक शब्द यूज कर रहे थे, एनुअल इनकम। एनुअल इनकम से तात्पर्य है लास्ट 3 इयर्स की एवरेज इनकम। हम वर्तमान की इनकम को नहीं लेंगे। मान लेते हैं किसी की वर्तमान में 10 लाख की इनकम है, तो आप तो सीधा लेंगे चार्ट बी रेफर होगा उसकी मैक्सिमम एलिजिबिलिटी को जानने के लिए इंश्योरेंस की। नो, अगर वर्तमान में 10 लाख इनकम है, मान लेते हैं उस व्यक्ति की उससे पिछले साल 5 लाख, उससे पिछले साल 3 लाख, उन तीनों को ऐड करेंगे। 10 लाख प्लस 5 लाख प्लस 3 लाख इक्वल टू 18 लाख। 18 लाख टोटल हुआ 3 साल की इनकम का, डिवाइड बाय 3 एवरेज निकालने के लिए, तो आया 6 लाख। तो 6 लाख के अकॉर्डिंग चार्ट ए रेफर होगा। तो ये बात हमेशा आपने ध्यान रखनी है कि एनुअल इनकम का मतलब है एवरेज इनकम ऑफ लास्ट 3 इयर्स। फ्रेंड्स, चार्ट ए एक जगह और रेफर करेंगे। जब आप प्रपोजल बच्चों की पॉलिसी की बात करेगा, मेजर स्टूडेंट्स के लिए बात करेगा, उस समय चार्ट ए ही रेफर होगा। एक पॉइंट नोट कर लीजिए माइंड में, चाहे उस व्यक्ति की आय 10 लाख से ऊपर हो, 20 लाख हो, 50 लाख हो, लेकिन हम चार्ट बी नहीं देखेंगे, चार्ट ए देखेंगे।
इसके साथ में एक पॉइंट और नोट कीजिए, उस समय जब बच्चे की पॉलिसी की बात चल रही होगी, मेजर स्टूडेंट्स की पॉलिसी की बात चल रही होगी, तो जो मल्टीपल गिवन थे उसमें हम 10 टाइम्स ऐड कर देंगे। वी विल ऐड 10 टाइम्स मोर मल्टीपल। लाइक अभी हमने देखा था चार्ट ए के अंदर, जब किसी व्यक्ति की आयु 35 साल तक थी तो हम 25 टाइम्स ऑफ एनुअल इनकम दे रहे थे। अब हम कितना देंगे बच्चे के केस में उसकी एलिजिबिलिटी को जानने के लिए? 35 टाइम्स। ठीक है दोस्तों, तो जो आपको चार्ट दिखा उसमें प्लस 10 कर देंगे जो लिमिट्स दी गई हुई है। और चाहे इनकम जितनी मर्जी हो, हम बच्चे के केस में, बड़े के केस में, जो बड़ी पॉलिसी की बात होगी तो चार्ट ए को ही रेफर करेंगे रिस्पेक्टिव ऑफ इनकम लिमिट्स। अब हम बात करते हैं दोस्तों जीवन अमर प्लान की, टेबल नंबर 855। इसकी फाइनेंशियल अंडरराइटिंग के बारे में हमें जानना चाहिए। एलआईसी के अंडरराइटिंग सर्कुलर में इसकी कुछ बातें थी जो मैं आपके समक्ष लाया हूं। इसके अंदर भी हम चार्ट ए को ही रेफर करेंगे, चाहे व्यक्ति की जितनी मर्जी इनकम हो। जैसे चार्ट ए रेफर करते हैं हम माइनर्स केस में, मेजर स्टूडेंट्स के केस में, उसी प्रकार से जीवन अमर प्लान के केस में भी चार्ट ए का ही यूज होगा। नंबर 2 पॉइंट, अगर व्यक्ति पेंशनर है, पेंशनर मीन्स पर्सन रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस, उसको 5 टाइम्स ऑफ द एनुअल पेंशन, जो 5 वार्षिक पेंशन है उसका 5 गुना या 1 करोड़, जो भी दोनों में से कम होगा वही उसकी मैक्सिमम एलिजिबिलिटी होगी इंश्योरेंस लेने की पेंशनर के व्यक्ति की। पेंशनर व्यक्ति को कितना मिलेगा दोस्तों? वार्षिक पेंशन का 5 गुना या 1 करोड़, जो भी कम हो। ये भी आप नोट कर लीजिए। 3rd पॉइंट, बीइंग ए टर्म प्लान, इसके अंदर किसी भी प्रकार का एडिशनल क्रेडिट नहीं मिलने वाला। जो चार्ट ए फिक्स कर दिया गया है कि जो उनकी मैक्सिमम लिमिट है वही मैक्सिमम लिमिट मिलेगी जीवन अमर प्लान के अंतर्गत। नंबर 4th पॉइंट, जीवन अमर के में आय का प्रूफ, इनकम प्रूफ होना अति अनिवार्य है। किसी प्रकार का दूसरा एज प्रूफ लाइक PFQ, जिसकी चर्चा हम आपको करेंगे आज, नहीं चाहिए। ये आपने पॉइंट नोट करना है। नेक्स्ट पॉइंट, आप एक बात ध्यान रखें, जब नॉर्मल केस की बात होती है, जो हमारे दूसरे प्लान्स होते हैं, हम ये बोलते हैं कि 50 लाख से ऊपर स्पेशल एमेचर वाला फॉर्म 3251, ध्यान रखिए, जब भी दूसरे केस के अंदर 50 लाख से ऊपर का SUC बन जाएगा, उस समय 3251 स्पेशल एमेचर का फॉर्म नंबर होता है, वो रिक्वायर्ड होता है। और लेकिन जीवन अमर में रिस्पेक्टिव ऑफ एनी लिमिट, ऐसा हम ये देख रहे हैं कि 50 लाख से ऊपर की बात नहीं है। अगर 25 लाख से प्लान स्टार्ट हो रहा है, प्लान स्टार्ट होते ही इस फॉर्म का लगाना उसके साथ जरूरी है। तो आपको पता होना चाहिए कि जीवन अमर में 3251 इज रिक्वायर्ड और विद 1 स्टेप हायर लिमिट ऑफ MHR। जो MHR दी जाएगी वो 1 हायर स्टेप की दी जाएगी। ऐसा मैंने आपको लास्ट वीडियो जो हमने मेडिकल अंडरराइटिंग का लिया था, मेडिकल के 4th पार्ट में लिया था, उसका आई बटन स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा आपको, या हो जाएगा अभी, उसको भी आप क्लिक करके उस पर जाकर उसके बारे में समझ सकते हैं, MHR लिमिट्स के बारे में। लास्ट पॉइंट ऑफ दिस फाइनेंशियल अंडरराइटिंग ऑफ जीवन अमर, MHR यदि BM साहब देंगे, यदि कोई व्यक्ति जीवन अमर प्लान 1 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में लेगा, यदि 5 करोड़ से ऊपर का कोई जीवन अमर प्लान लेगा, उस समय हमारे रिस्पेक्टेड CM सर, MM सर, SDM सर एक लेटर फॉर्मेट में MHR देंगे। तो ये बातें हमने की दोस्तों जीवन अमर की। प्लीज नोट इट डाउन, कीप नोटिंग आवर पॉइंट्स, हाँ काम आ जाए, वी डोंट नो। एक एग्जाम्पल दोस्तों जो भी हमने समझा, उसके एक एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर है। मिस्टर ए, जिनकी आयु 37 ईयर्स है, उनकी लास्ट 3 ईयर्स की इनकम आप देख सकते हैं, और इनसे हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द मैक्सिमम इंश्योरेंस एलिजिबिलिटी फॉर मिस्टर ए। यदि इनके पास कोई पुरानी पॉलिसी नहीं है, चाहे वो LIC की हो या प्राइवेट कंपनी की हो, उनको कितना मैक्सिमम इंश्योरेंस दिया जा सकता है यदि इनकी 3 साल की वार्षिक आय आपको दिखाई गई है, उसके अकॉर्डिंग। इसका उत्तर हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारा ईमेल ID लिखा हुआ है, आप मुझे इसका रिप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज इसका जो रिप्लाई है हम उसका नेक्स्ट पार्ट आएगा वीडियो का, उसके एंड में जरूर देंगे, आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन फॉर यू फ्रेंड्स। जैसे कि अभी तक हम समझ चुके हैं TR से टोटल रेटेड सम एश्योर्ड का मतलब क्या होता है, रेटेड सम एश्योर्ड का मतलब क्या होता है।
इसका मतलब ये होता है कि किसी व्यक्ति को लाइफ टाइम में कितना मैक्सिमम इंश्योरेंस दिया जा सकता है, टीआरएस का ये यूज़ होता है। फ्रेंड्स, जब हमने फीमेल कैटेगरी का आपको पूरा समझाया था, फीमेल इंश्योरेंस के बारे में पूरा समझाया था, उस समय भी इन बातों को लिया था। चूंकि आज बात फिर टीआरएस से ही चल रही है तो आपकी स्क्रीन पे उनकी मैक्सिमम लिमिट्स दी हुई है, और फीमेल इंश्योरेंस के बारे में पूरी जानकारी के लिए आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसका आई बटन आपको आपकी स्क्रीन पर टॉप से दिख रहा होगा, डिस्प्ले होता हुआ, उसको दबाएंगे तो आप उस वीडियो में चले जाएंगे। तो फीमेल कैटेगरी A1 के अंदर हम देख सकते हैं कि मैक्सिमम 2 करोड़ का टीआरएस से अर्थात मैक्सिमम इंश्योरेंस दे सकते हैं 2 करोड़ तक का, बशर्ते उनके पास कोई प्रूफ ना हो, सपोर्टिंग प्रूफ ऑफ या बैंक स्टेटमेंट, एग्रीमेंट ना हो, तो जिनकी इनकम प्रॉपर्टी से है या इन्वेस्टमेंट से। अदर दूसरे केसेस में दे सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि कोई महिला फीमेल कैटेगरी A2 की है तो मैक्सिमम टीआरएस से कितना होगा 50 लाख, लेकिन 25 लाख होगा यदि हम टर्म प्लान दे रहे हैं। इसी प्रकार से फीमेल कैटेगरी A3 जिसके अंदर क्वालिफिकेशन HSC से अबव होगी तो मैक्सिमम 15 लाख, और HSC से नीचे होगी, बिलो HSC होगी तो 10 लाख। फीमेल कैटेगरी B1 B2 जो कि हाउस ऑफ कैटेगरी की थी और नॉन अर्निंग वुमेन की थी, उसके अंतर्गत हम 3 पॉइंट आपके लिए लेकर आए हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखा है जितनी हस्बैंड की इंश्योरेंस होगी उतना ही इस महिला को मिलेगा। हस्बैंड की अगर 20 लाख की इंश्योरेंस है तो व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ B1 एंड B2 कैटेगरी दोस्तों 20 लाख। जितनी हस्बैंड की इंश्योरेंस उतनी इस कैटेगरी की मैक्सिमम टर्म टीआरएस से हो जाएगी। और जो B1 कैटेगरी ग्रेजुएट या अबव की है दोस्तों, उसकी जो मैक्सिमम कैप वो है 1 करोड़ की, बशर्ते उनके पास इसमें से चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, मेडिकल पॉलिसी हो, कुछ ना कुछ एक चीज़ उनके पास होनी चाहिए। हम दोस्तों B1 कैटेगरी को टर्म इंश्योरेंस प्लान भी दे सकते हैं मैक्सिमम 50 लाख तक का, या 50% ऑफ उनके जो हस्बैंड होगी उनके पास जो भी टर्म इंश्योरेंस होगा उसका 50%, जो भी कम हो। हस्बैंड के पास टर्म इंश्योरेंस होना अनिवार्य है, उसका 50% हम दे सकते हैं इस ऐसी महिला को। अर्थात 1 करोड़ का होगा तो 50 लाख मैक्सिमम है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। और हस्बैंड के पास 50 लाख का टर्म इंश्योरेंस है तो मैक्सिमम कितना होगा इस कैटेगरी के लिए फिर दोस्तों 25 लाख। और B2 कैटेगरी जो कि ग्रेजुएट नहीं है, उससे नीचे की उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो मैक्सिमम 60 लाख। आप इस स्क्रीन को फोटो खींच सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ये इन महिला कैटेगरी के अंदर इनकी मैक्सिमम टीआरएस से है थ्रू आउट द लाइफ टाइम। मतलब ये नहीं है कि एसयूसी की तरह 2 साल का देखेंगे, नहीं, पहले भी लाइफ टाइम में कितनी पॉलिसी ली है टीआरएस का उससे कंसर्न होता है दोस्तों। माइनर केस में, मेजर स्टूडेंट्स के केस में मैक्सिमम टीआरएस कितना है दोस्तों 2 करोड़, बशर्ते दोनों ही कैटेगरी के अंदर मैचिंग इंश्योरेंस पूरा हो। और नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ के अंदर मैक्सिमम टीआरएस कितना है दोस्तों 5 लाख। किसी के पास एज प्रूफ नहीं है तो टीआरएस होगा 5 लाख। अब हम समझते हैं स्टैंड अलोन एंड टीआरएस से। दोस्तों, जैसे कि हमने कई बार आपको समझाया है कि जो स्टैंड अलोन पॉलिसी होती है वो होती है ओवर एंड अबव दी मैक्सिमम अलाउबल इंश्योरेंस लिमिट्स। जो भी आज हमने सीखा कि इस व्यक्ति को कितना मैक्सिमम इंश्योरेंस दे सकते हैं, उसके बाद भी स्टैंड अलोन पॉलिसीज को जोड़ा जा सकता है। लेकिन इसकी जानकारी है वो अंडर राइटिंग सर्कुलर के अंदर जो उस प्लान का होगा उसमें मेंशन होगी। जैसे वर्तमान में हमारे पास आधार स्तंभ है, आधारशिला है, तो उसके अंडर राइटिंग सर्कुलर में लिखा हुआ है इट इज़ द अवर ऑफ द मैक्सिमम अलाउबल इंश्योरेंस लिमिट्स ऑफ एन इंडिविजुअल। तो उसके अंतर्गत परमिशन दी हुई है एलआईसी ने कि अगर किसी व्यक्ति की मैक्सिमम इंश्योरेंस की लिमिट पूरी भी हो चुकी है तब भी ऐसे प्लान्स को आप साथ में दे सकते हैं। ये बात अंडर राइटिंग सर्कुलर में लिखी होती है जो स्टैंड अलोन प्लान्स होते हैं। एक थर्ड पॉइंट जो मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है आपके लिए, अभी मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था जब नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ होगा तो मैक्सिमम 5 लाख तक का ही हम टीआरएस से दे सकते हैं। लेकिन इसके अंदर स्टैंड अलोन प्लान्स भी इंक्लूड हैं, ये पॉइंट नोट कर लीजिए। इसके अंदर ये नहीं है कि 5 लाख उनकी मैक्सिमम कैप है तो उसके ऊपर हम स्टैंड अलोन को जोड़ सकते हैं सिर्फ इस पॉइंट के अंदर। अदरवाइज जो फीमेल की कैटेगरी मैंने बताई आपको एग्जाम्पल के तौर पे A3 के अंदर हम मैक्सिमम 15 लाख का दे रहे हैं किसी को उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, तो हम स्टैंड अलोन को जोड़ सकते थे, प्लस कर सकते थे। लेकिन नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ के अंदर प्लस नहीं करेंगे, वो उसके अंदर ही इंक्लूड है। ये बात इंपॉर्टेंट है, थंब रूल के रूप में याद रखनी है दोस्तों।
हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इनकम प्रूफ्स की। दो प्रकार के इनकम प्रूफ्स होते हैं, स्टैंडर्ड इनकम प्रूफ, नॉन स्टैंडर्ड इनकम प्रूफ। स्टैंडर्ड इनकम प्रूफ क्या होते हैं दोस्तों? इनकम टैक्स रिटर्न्स फॉर्म 16, फॉर्म 16A, फॉर्म 26AS, 26AS बोलते हैं जिसको हम लोग। दूसरा है ऑडिटेड अकाउंट स्टेटमेंट, तीसरा पार्टनरशिप डेट एक्सेट्रा, ये काम आती हैं स्टैंडर्ड इनकम प्रूफ के अंतर्गत, इनको काउंट किया जाता है दोस्तों। अब हम बात करते हैं नॉन स्टैंडर्ड इनकम प्रूफ की। चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्टिफिकेट, एग्रीकल्चर इनकम सर्टिफिकेट, बैंक स्टेटमेंट, पर्सनल फाइनेंशियल क्वेश्चनर अर्थात PFQ, और ये इसको बोलते हैं नॉन स्टैंडर्ड इनकम प्रूफ्स। अब हम बात करते हैं जो मैंने शुरू में समझाया था आपको कि जब TRSC की कैलकुलेशन होती है उसके बेस पे ही इनकम प्रूफ की रिक्वायरमेंट की जाती है लाइफ पर्पस से। और उस TRSC के अंदर क्या बताया था मैंने आपको, खुद की जितनी भी पॉलिसी पास्ट में हो लाइफ टाइम, और खुद जो फैमिली मेम्बर्स की भी हो वो भी इंक्लूड करनी है, प्राइवेट कंपनी की भी इंक्लूड करनी है, प्लस वर्तमान का प्रपोजल, उसका जो टोटल आएगा उसके अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे कि कौन सा इनकम प्रूफ हम क्लाइंट से लेंगे। और जब आप बड़े एजेंट बन जाएंगे तो आपको पता है जब बड़े केसेस की बात होगी तो उसकी कैलकुलेशन हम चुटकियों में कर लेंगे कि कौन सा इनकम प्रूफ हमें कस्टमर से चाहिए। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कई बार इनकम प्रूफ आप लेके नहीं आएंगे और जब रिक्वायरमेंट लगाती है LIC सब दुख होता है कि यार मैं इतना महंगे केस लेकर आया, और फिर पार्टी को फोन करेंगे तो पार्टी की कैसे व्यक्ति हो आप, जब आप केस कर रहे थे तब क्यों नहीं मांगा आपने, एक ऑकवर्ड फील होता है यार मुझे क्यों नहीं पता था। तो दोस्तों ये वीडियो मैंने सबके लिए बनाया है, हमको सब कुछ पता होना चाहिए, कब क्या काम आ जाए वी डोंट नो। तो फ्रेंड्स फर्स्ट कैटेगरी है नो प्रूफ, जिसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई इनकम प्रूफ नहीं मांगा जाएगा, और हमें क्या कैलकुलेट करना आना चाहिए TRSA ऑफ एग्जिस्टिंग पॉलिसीज, खुद की, फैमिली की, प्राइवेट इंश्योरेंस प्लस वर्तमान का ARC एक्चुअल रिस्क कवरेज। और इसके अंदर A पार्ट में हम देखते हैं कि 15 लाख तक का कोई भी टर्म इंश्योरेंस लेगा, टर्म राइडर लेगा, उसमें इंक्लूड होगा क्रिटिकल इलनेस लेगा ऐसे प्लान के अंदर, तो प्रपोजल फॉर्म ही काफ़ी है। सिर्फ MHR देगा, देने वाले जो अथॉरिटीज़ हैं वो MHR देंगी, प्रपोजल फॉर्म जो साइन किया होगा लाइफ एश्योर ने वो LIC उसको कंसिडर कर लेगी कि यही इसकी इनकम है, कहाँ तक, 15 लाख तक के टर्म इंश्योरेंस तक। और B पार्ट क्या कहता है, अप टू 25 lakhs फॉर अदर प्लान्स एक्सेप्ट, जो मैं ऊपर की बात नहीं कर रहा हूँ टर्म इंश्योरेंस की, 25 लाख तक दूसरे प्लान, लेकिन अगर इसमें टर्म प्लान इंक्लूड किया जा रहा है तो वो मैक्सिमम 15 लाख का होना चाहिए। छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, कोई व्यक्ति 10 लाख का जीवन लक्ष्य ले रहा है और 15 लाख का टर्म इंश्योरेंस ले रहा है, तो ये B कैटेगरी को रेफर होगा। जैसे ही वो कैटेगरी बढ़ जाएगी तो वो इस चार्ट से बाहर हो जाएगा। तो ये फर्स्ट कैटेगरी है, चाहे किसी भी प्रकार के इनकम प्रूफ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, प्रपोजल फॉर्म ही काफ़ी है, प्लस MHR दी जाएगी, जो कि आप ब्रांच में जाएंगे आपको पता ही है कि वो डेली रूटीन में MHR किस तरह मिलती है, आपके डेवलपमेंट ऑफिसर MHR दे देते हैं आपको, ब्लाइंडली आप पे फेस करते हैं वो। तो अब हम बात करते हैं सेकंड कैटेगरी की, जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्टिफिकेट और PFQ की ही रिक्वायरमेंट होती है। या तो आप CA सर्टिफिकेट लेकर आ जाएं या PFQ, जिसको बोलते हैं पर्सनल फाइनेंशियल क्वेश्चनर। चिंता मत कीजिए, दो शब्द आपको बार बार सुनने में आए हैं इस वीडियो में, इन दोनों के फॉर्मेट मैं आपको इस वीडियो के अंत में जरूर दिखाऊंगा। अब इनमें AB सीखा, अब C सीखते हैं। फ्रॉम 15 लाख टू 25 लाख टर्म प्लान, टर्म राइडर, CIR जब देंगे, या फिर D पार्ट जब दूसरे प्लान के अंदर 25 से 50 लाख तक हम देंगे, उसमें मैक्सिमम कितना टर्म इंश्योरेंस इंक्लूड किया जा सकता है, 25 लाख तक का। C और D कैटेगरी में यदि हमारी कैलकुलेशन आती है TRSA की, या तो हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्टिफिकेट लेके आना होगा या PFQ से भी हम काम चला सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये बात की हमने सेकंड कैटेगरी की। C पार्ट में 15 से 25 लाख का स्लैब है, D पार्ट में 25 लाख से 50 लाख तक का स्लैब है। अब हम बात करते हैं थर्ड कैटेगरी की। यहाँ पे तो इनकम प्रूफ चाहिए ही चाहिए। अभी तक हमने देखा कि या तो फर्स्ट पार्ट में सीखा, फर्स्ट कैटेगरी में नहीं चाहिए था, सेकंड कैटेगरी में C सर्टिफिकेट या PFQ। जो ये थर्ड कैटेगरी है इसमें E पार्ट में हम देखते हैं अबव 25 lakhs फॉर टर्म प्लान्स, TR एंड CIR, टर्म राइडर एंड क्रिटिकल इलनेस राइडर। और F पार्ट में देखते हैं 50 लाख से ऊपर के सभी प्लानों में
उसको भी कंसिडर कर लेंगे, या उसमें मैक्सिमम हमने देखा कि टर्म इंश्योरेंस भी हमने इंक्लूड कर लिया हो 25 लाख से ऊपर का। तो हमने क्या सीखा इसके अंदर दोस्तों कि इनकम प्रूफ किस प्रकार हम लेते हैं। जो भी मैं लास्ट कैटेगरी आपको बता रहा हूँ कि इनकम प्रूफ के अंदर फर्स्ट पॉइंट है, यदि व्यक्ति सर्विस करता है तो उससे हम क्या लेंगे, ITR लेंगे, फॉर्म 16 लेंगे, फॉर्म 16A या 26S फॉर लास्ट 3 years सेल्फ अटेस्टेड। ठीक है दोस्तों, लेकिन यदि ये नहीं मिल पा रहा है हमको, मैं तो कहूँगा इसके साथ भी आप एक थंब रूल याद रखिए, कोई भी व्यक्ति सर्विस कर रहा है और 50 लाख से ऊपर का नॉर्मल प्लान ले रहा है आपसे, या फिर 25 लाख से ऊपर का टर्म इंश्योरेंस ले रहा है, कोई भी व्यक्ति सर्विस करे, उससे हम 3 महीने की करंट मतलब जो लास्ट के 3 months हैं सैलरी स्लिप लेंगे सेल्फ अटेस्टेड, प्लस वो जहाँ पे सैलरी ट्रांसफ़र हो रही है, जो सैलरी हमारी बैंक में ट्रांसफ़र होगी वो हम लेंगे, जिस बैंक के अंदर, पर्टिकुलर बैंक के अंदर सेल्फ अटेस्टेड। यदि व्यक्ति सेल्फ एम्प्लॉयड है, खुद का कुछ काम करता है, तो हम ITR लेंगे। आप साथ में मैं तो कहूँगा कि कंप्यूटेशन इनकम जरूर लें लास्ट 3 years का। यदि इनकम जस्टिफाई नहीं हो पा रही है तो जो दूसरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एक्सेट्रा, ड्यूली सर्टिफाइड बाय CA, वही हम यूज़ कर सकते हैं बड़े बड़े केसेस के अंदर। फ्रेंड्स, रूरल एरियाज़ में एग्रीकल्चर इनकम होती है, तो उस केस में जो तहसीलदार होते हैं वो एग्रीकल्चर इनकम का सर्टिफिकेट इशू करते हैं लास्ट 3 years का, और एक 7/12 एक्सट्रैक्ट होता है, वो मैंडेटरी होता है, उनसे लेना रिक्वायर्ड होता है। तो फ्रेंड, इस स्लाइड में हमने देखा जो थर्ड कैटेगरी थी उसके अंदर इनकम प्रूफ अनिवार्य है, चाहे वो सर्विस क्लास की बात हो, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड की बात हो, या एग्रीकल्चर इनकम की बात हो। तो ये हमने सीखा और 3 कैटेगरीज में बांटा प्रूफ ऑफ इनकम को, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार जब ये प्रूफ इनकम की बात होती है, तो इसके लिए मैंने एक सिंपल सा एक और आपके लिए स्लाइड तैयार किया है। इनकम प्रूफ फॉर ऑल प्लान्स डेली रूटीन में ये देखा जाता है, जो LIC के 90% ट्रेडिशनल प्लान सेल होते हैं बड़े। टर्म इंश्योरेंस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो ट्रेडिशनल प्लान है वो 90% सेल होते हैं। तो आपको ये थंब रूल के रूप में याद होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट कि 25 लाख तक का जब TRS से आएगा आंसर में हमारे कैलकुलेशन करने के बाद, तो सिर्फ प्रपोजल फॉर्म चाहिए, MHR से काम हो जाएगा। नंबर 2, 25 से 50 लाख तक PFQ या CA सर्टिफिकेट चाहिए, काम बन जाएगा। और 50 लाख से ऊपर अगर हो जाए दूसरे नॉर्मल प्लान्स के अंदर, तो ITR विद कंप्यूटेशन, अगर सर्विस कर रहा है तो 3 महीने की सैलरी से ले लीजिए साथ में, और बैंक स्टेटमेंट जहाँ पे सैलरी ट्रांसफ़र होती है। तो इस प्रकार के आप इसी स्कीम को आप याद कर सकते हैं, दिमाग में बिठा सकते हैं, ये सोचते हुए 25 लाख तक तो LIC कोई डॉक्यूमेंट मांग ही नहीं रही है, सिर्फ प्रपोजल फॉर्म इन केस ऑफ अदर प्लान्स एक्सेप्ट टर्म इंश्योरेंस। और नंबर 2, 25 से 50 लाख तक PFQ या CA सर्टिफिकेट काम बन जाएगा। आप ये थंब रूल रखिए, 50 लाख तक तो टेंशन ही नहीं है, 25 तक तो मांगा ही नहीं है, और 25 से 50 के बीच में भी PFQ या CA सर्टिफिकेट। मैं आपको दिखा दूंगा कितने सिंपल होते हैं वो। 50 लाख का जो केस लेगा आपसे ऊपर का, वो डॉक्यूमेंट भी आपको दे देगा, बेफिक्र रहिए, टेंशन मत लीजिए कभी इस चीज़ की आप लाइफ में। अभी तक हमने जो इनकम प्रूफ देखे, उसके अलावा भी कुछ इनकम प्रूफ हैं, कस्टमर में चाहे तो दे सकता है। जैसे कोई व्यक्ति कहता है मैं तो बिजनेस भी नहीं करता, सर्विस भी नहीं करता, मैं तो रेंटल से इनकम है मेरी, वैसी से मेरा घर का खर्चा चलता है, तो आप उससे रेंटल एग्रीमेंट ले लीजिए, जहाँ पे उसने रेंट भी स्पेसिफाई किया ही होगा। लीज एग्रीमेंट है वो ले लीजिए। कोई व्यक्ति कहता है मैं तो पेंशनर हूँ, उसका पेंशन ऑर्डर ले लीजिए, जहाँ उस पेंशन की अमाउंट बैंक में ट्रांसफ़र होती है वो स्टेटमेंट ले लीजिए, ताकि वो वेरीफाई हो जाए कि ये ऑर्डर है और बैंक में पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है। यदि व्यक्ति ने बैंक के अंदर बहुत मोटी मोटी FDs करा रखी हैं या कुछ और जगह इन्वेस्टमेंट कर रखी हैं, उनके सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स ले लीजिए हम, ताकि LIC को दिखाएं, और LIC कंसिडर करती है। जरूरी नहीं है कि LIC ITR कंसिडर करेगी, LIC इन डॉक्यूमेंट्स को भी मान लेती है। अब बशर्ते आपको पता होना चाहिए कि इनकम प्रूफ के रूप में हम क्या क्या ले सकते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट जो इनकम दर्शाता हो उस कस्टमर की, तो वो आप ले सकते हैं दोस्तों। अब हम बात कर रहे थे PFQ की। एक फॉर्मेट है, अगर आपके पास नहीं है तो आप मुझसे
जो मेरी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में लिखी है वहाँ से रिक्वेस्ट करके मैं आप मंगा सकते हैं, मैं आपको ईमेल कर सकता हूँ। ये बहुत सिंपल फॉर्मेट है। इसके अंदर उस कस्टमर की जिसकी हम पॉलिसी कर रहे हैं उसकी थोड़ी थोड़ी जानकारियाँ मांगी हैं। जैसे थर्ड क्वेश्चन दे सकते हैं, पिछले 3 साल की बिजनेस से क्या इनकम हुई एक्सेट्रा, बिजनेस डिटेल क्या है और उसका टर्नओवर क्या है। अगर हम 5वें क्वेश्चन की बात करें ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, और नंबर 6 की बात करें तो वेल्थ असेसमेंट कि भाई आप जो व्यक्ति है उसके पास वेल्थ वगैरह है, मतलब एक वेल ऑफ व्यक्ति है भी या नहीं है। तो थोड़ा सा एलआईसी एक सिंपल सा फॉर्मेट भरवाती है और नीचे कस्टमर के साइन भी होते हैं, सेकंड पेज के बॉटम पे आप देख सकते हैं। और साथ में एमएचआर के रूप में जो एमएचआर अथॉरिटीज़ होती हैं, मोस्टली आपके डेवलपमेंट ऑफिसर सर होते हैं, मैडम होती हैं, वो इस पर साइन करते हैं। और केस ब्रांच में कहाँ तक पास होगा दोस्तों? ब्रांच में आई मीन टू से जहाँ उसकी पावर होगी, अंडरराइटिंग पावर होगी, जहाँ भी वो केस जाएगा, सिर्फ इस इनकम प्रूफ के रूप में ये डॉक्यूमेंट काम करेगा। नॉर्मल केस में मैटर इंश्योरेंस की बात नहीं करूँ, 50 लाख तक ये डॉक्यूमेंट आपको केस पास करवा देता है। इस प्रकार से चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्टिफिकेट 2 मिनट में 3 मिनट में हार्डली ये जो हमारे सीए साहब होंगे इस फॉर्म को भर देंगे, नीचे अपना साइन करेंगे, स्टैंप लगाएंगे अपनी, और जो हमारे लाइफ प्रपोज होंगे उनके भी इसमें साइन अनिवार्य है। एक सिंपल सा फॉर्मेट है, 3 मिनट में हमारे सीए साहब भर देंगे। और ये भी हम यूज़ कर सकते हैं या तो PFQ या चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्टिफिकेट। फ्रेंड्स, फाइनेंशियल अंडरराइटिंग के फर्स्ट पार्ट में अभी तक हमने काफ़ी चीज़ सीखी, और जो सेकंड वीडियो आएगा हमारा उसके अंदर हम आपको ये सिखाएंगे कि जो मैक्सिमम एलिजिबिलिटी हमने आपको सिखाई उससे ऊपर बढ़ने के लिए, उससे एक्स्ट्रा करने के लिए कहाँ से एडिशनल क्रेडिट मिल सकता है हमको, उससे ऊपर भी हम जा सकते हैं। हमारे पास मान लेते हैं किसी व्यक्ति की तो अभी जॉब लगी है और वो बहुत बड़ा इंश्योरेंस मांग रहा है, तो हम उसके लिए कौन से हमारे पास ऐसे पॉइंट्स हैं कि एलआईसी उनको कंसीडर कैसे कर सकती है। और दूसरी एक चीज़ सिखाएंगे ITR। जो ITR हमने आपसे बात की कि ITR की जो इनकम होती है दोस्तों वो नेट इनकम होती है, आफ्टर स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है, आफ्टर अवेलिंग ऑल द टैक्स फ्री बेनिफिट्स होती है। तो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं कि वो हमारी इनकम बढ़ जाए, और इनकम बढ़ने से क्या होगा दोस्तों कि हमारा मल्टीपल बढ़ेगा, और मल्टीपल बढ़ने से क्या होगा, इंश्योरेंस एलिजिबिलिटी बढ़ जाएगी। इस चीज़ को भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाएंगे। तो कीप वॉचिंग आवर वीडियोस विद डायरी एंड पेन, नोट करते रहिए। फ्रेंड्स, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप मेरी वीडियोस को इतना ध्यानपूर्वक सुनते हैं। इतने छोटे टाइम में हमारे इंश्योरेंस गुरु यूट्यूब चैनल के टाइम में काफ़ी लोगों ने इसे सराहा है, पसंद किया है, मेरे पास कई फ़ोन आते हैं। और फ्रेंड्स, मैं रिक्वेस्ट करूंगा जिन लोगों ने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया हमारे यूट्यूब चैनल को, तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ जिन्होंने अभी तक बेल को नहीं प्रेस किया थी, बेल आपके पास आ रही है, आपके पास बेल आ चुकी है, आप जैसी वीडियो खत्म हो तो बेल को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी आए नोटिफिकेशन सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर आ जाए। और हमारे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, आपका एक लाइक मेरे लिए मोटिवेशन होता है, आपका एक लाइक मेरे लिए मोटिवेशन है। तो आप मुझे मोटिवेट करना चाहेंगे ना दोस्तों, और हमारी वीडियो को लगातार शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये बात पहुंच पाए। और वीडियो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसकी आप आशा करता हूँ वेट करेंगे, और उसके अंदर मैं अच्छे पॉइंट्स लेकर आऊँगा जो आपको समझ आएंगे और यूज़ भी होंगे। तो आज के इस वीडियो को सुनने के लिए बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। और लास्ट 20 सेकेंड्स के अंदर आपकी स्क्रीन पर आएगी एक स्क्रीन जिसपे आप हमारे दूसरे वीडियोज़ के लिंक्स होंगे, उनको देख सकते हैं। और आप अभी तक आपने यदि सब्सक्राइब ना किया हो तो उसका लिंक भी उस पर सर्कल के रूप में आएगा, उस सर्कल को में टच करेंगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोस।